कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हमेशा की तरह तहे दिल से स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी नमस्कार। जी हाँ, आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जिसमें आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 2015 तक गुमानी बराज और पुनासी जलाशय योजना पूरी कर ली जाएगी। पिछले दिनों सिमडेगा में हुआ मछली पालन पर एक कार्यशाला का आयोजन। एक मुलाकात सफल किसान चरवा उरांव के साथ। अब समाचार विस्तार से। संथाल परगना क्षेत्र में सिंचाई योजना के कार्य में तेजी लाने के लिए इस वर्ष गुमानी बराज योजना और मार्च 2015 तक पुनासी जलाशय योजना पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। गुमानी बराज योजना में बराज 100%, स्पिलवे 95% और गेट का काम 85% पूरा हो चुका है। इसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि पुनाई जलाशय योजना में डैम आउटलेट 7% और नहर प्रणाली का 30% काम पूरा हो चुका है। इसे वित्तीय वर्ष 2015 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों सिमडेगा जिले में बेहतर मछली पालन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि मत्स्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर एच.एन. द्विवेदी ने कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। मछली पालकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि बेरोजगार युवकों के लिए मछली पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। युवाओं को इसमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। वहीं जिला मत्स्य पदाधिकारी जयदीप सिन्हा ने मछली पालकों को मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। जो किसान ग्लोडेलियस फूल की खेती करने जा रहे हैं, वो अपनी फसल को रोग रोधी और कीट रोधी बनाने तथा बेहतर उपज के लिए पौधा लगाने से पहले बैबस्टीन दवा से उपचारित कर ले। ग्लैडियोलस फूल के बेहतर उत्पादन के लिए बीजोपचार की विधि, उपयोगी दवा और उसकी मात्रा तथा बुआई में पौधों के बीच की दूरी के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। बीज का उपचार करना काफ़ी आवश्यक होता है, चाहे कोई भी मौसम हो, और इस मौसम में तो खासकर होता है। और तो ऐसे समय में ग्लैडियोलस के जो कंद होते हैं, इसके छिलके निकाल कर इसे बेबिस्टीन नामक दवा के घोल में 10 या 15 मिनट इसे डुबा कर रखा जाता है। और बेबिस्टीन का जो घोल होता है, इसे 2 ग्राम 1.5 ग्राम की मात्रा में हम इसे 1 लीटर पानी में तैयार करते हैं। फिर जितने कंद उसमें समाते हैं और उसे हम उसमें डालते हैं, 10-15 मिनट उसे छोड़ते हैं, फिर उसे छाया में सुखाकर तब इसकी रोपाई की जाती है। मसाला फसल हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए राजेंद्र सोनिया और रोमा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इन प्रभेदों वाली हल्दी की उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। 1 या 2 आँखों वाली बीज की गांठें मई से जून महीने तक लगा देनी चाहिए। हल्दी फसल से बेहतर उपज लेने के राजेंद्र सोनिया और रोमा जैसे उन्नत प्रभेदों का चयन बेहतर निर्णय साबित हो सकता है। ये 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर उपज देने में सक्षम हैं। इलेक्ट्रिक चेनशॉ उस कृषि उपकरण का नाम है जो बगीचे में लगे 8 से 10 वर्ष वाले वृक्षों की कटाई छटाई के काम आता है। इसे बिजली से चलाया जाता है। इसमें दांतेदार चेन लगा होता है जो डालियों को काटने का काम करता है। इलेक्ट्रिक चेन शॉ की खासियत है कि किसान इसे लेकर पेड़ पर चढ़कर गैर जरूरी डालियों को काटने का काम कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आकार के कटर चेन लगाने की सुविधा है। 16 इंच वाले कटर चेन से छोटी डाली और 25 इंच वाले से बड़ा पेड़ काटा जा सकता है। आइए आज मिलते हैं एक सफल किसान चरवा उरांव से, जिनके खेतों में लगी हरी मिर्च की फसल उनकी मेहनत और लगन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। चरवा उरांव अपनी तरक्की में नई कृषि तकनीक और परिवार के सदस्यों के सहयोग को पूरा श्रेय देते हैं। आइए सीधे इन्हीं से मिलकर जानते हैं कि ये बेहतर खेती के लिए क्या कर रहे हैं। उसके बाद में टमाटर है, सीजन में मटर लगाते हैं। अभी तो मटर का सीजन नहीं है। बैगन 3 परिवार, जितना कमाए उसी से चलता है घर परिवार, और उसी से सब खाते पीते हैं अच्छी तरह से।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1,850 रुपये से 2,000 रुपये, चावल मध्यम 2,100 रुपये से 2,200 रुपये, चावल उत्तम 2,250 रुपये से 2,500 रुपये, गेहूं 1,575 रुपये से 1,675 रुपये, चना 4,850 रुपये से 5,100 रुपये, दाल अरहर 6,700 रुपये से 750 रुपये, दाल मसूर 4,350 रुपये से 4,550 रुपये, दाल चना 5,800 रुपये से 5,950 रुपये, सरसों तेल 9,950 रुपये से 1,100 रुपये, चीनी 3,200 रुपये से 3,300 रुपये, आलू 600 रुपये से 700 रुपये और प्याज 1,150 रुपये से 1,250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी की भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। जी हाँ। तो किसान भाइयों, इस छोटे से विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है किसान भाइयों हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो चलिए हम अब जानकारी का पिटारा खोलने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि हम लोग खेती गृहस्थी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और अभी गर्मी का मौसम है तो पशुओं का रख रखाव भी बेहद जरूरी है। उनके खान पान पर भी खास ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज आप जानकारी क्या देने वाले हैं? गर्मी का मौसम है, कुछ सोच समझ कर दीजिएगा। बिल्कुल, गर्मी का मौसम है तो चलिए हम गर्मी के मौसम में ये जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं कि हम अपने पशुओं के खान पान पर कैसे ध्यान रखें और इस विषय हरे चारे का प्रबंधन। बिल्कुल। और हरे चारे का प्रबंधन कैसा होना चाहिए गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। तो सबसे पहले ये जान लें कि हरे चारे का महत्व क्या है डॉक्टर साहब? किसान भाइयों, आप लोग जो दुधारू पशु पालते हैं आपको पता ही होगा कि हरे चारे का कितना महत्व है। क्यों कि हरा चारा अगर आप अपने पशुओं को नहीं देते हैं तो आप दूध की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और दाना इतना आजकल महंगा हो गया है कि दाना आप उसको खिला नहीं सकते हैं। चारा भी आप जैसा कि जानते हैं 2 तरह का होता है, एक हरा एक सूखा। सूखे में पौष्टिकता बहुत कम होती है और हरे चारे में पौष्टिकता बहुत अधिक होती है। अगर आप अपने दुधारू पशुओं को खास करके हरा चारा सालों भर नहीं देंगे तो आप सालों भर दूध की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हरे चारे में पौष्टिकता अधिक है, कहने का मतलब है कि उसमें ऊर्जा जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा है, विटामिन ए बहुत है और आपको कैल्शियम भी बहुत अधिक उनको मिलता है जो उनके सारे शरीर के लिए, दुधारू पशुओं के शरीर के लिए आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ ही हरे चारे में एक द्रव्य के रूप में होता है जिसे कैरोटीन कहते हैं। वो कैरोटीन उचित मात्रा में जब जानवर के शरीर में जाता है तो वो शरीर के अंदर जाने के बाद उनके लीवर में जा कर के और कुछ 2% है वो आंत में जा कर के वो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है जो कि उनकी आवश्यकता है। और हरे चारे का ऐसा है कि हरे चारे से न सिर्फ ये है, हरे चारे उनके लिए बहुत सुपाच्य भी होता है और उनका पेट चूँकि बहुत बड़ा है तो उसमें बल्क जिसको आप कहते हैं बल्क भी है। हरा चारे के बिना आप दूध की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपकी अच्छी से अच्छी गाय भी जो है अगर हरा चारा नहीं दे रहे हैं तो वो भी सूख जाएगी। तो आइए ये जान लें, इतनी गर्मी पड़ रही है, हरा चारा हम कहाँ से ला सकते हैं? डॉक्टर साहब बताएं, हरा चारा कहाँ से अवेलेबल हो सकता है? किसान भाइयों, आप भी जानते हैं, आप खेती करते हैं, आपके पास जितना भी ज़मीन है आप सारे ज़मीन पे अपने आवश्यकता के लिए अनाज की पैदावार करते हैं। आप दूध तो चाहते हैं लेकिन अपने पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए एक कोना भी अपने ज़मीन का आप नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में हरा चारा कहाँ से उपलब्ध होगा? खास करके गर्मी में अगर आप चारा उसको नहीं देंगे, न चारे का कुछ प्रबंधन की व्यवस्था कुछ इस तरीके से नहीं करें कि सालों भर उसका होता रहे, उसका प्रबंध होता रहे, तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले या तो आप अपने ज़मीन का एक हिस्सा छोड़िए, आपके पास कितने जानवर हैं उस हिसाब से आप इसका निर्धारण खुद कीजिएगा कि कितना ज़मीन में हरा चारा उपजाया जाए। और साथ ही साथ हरे चारे उपजाने में एक चीज़ और भी ध्यान देना हो कि गर्मी के मौसम में तो कुछ भी नहीं उपजता है हरा चारा, तो इस तरीके से आपको उसका प्रबंधन करना होगा कि आपको सालों भर हरे चारे की उपलब्धता बनी रहे। हरे चारा मतलब आपको मिलता रहे। इसके लिए आप जानते हैं कई तरह का हरा चारा होता है। कुछ हरा चारा जो होता है बहुवार्षिक होता है, जैसे एक बार लगा दिए तो 4-5 साल तक वो चलता रहेगा और साल भर में 3-4 बार उसकी कटाई आप करके अपने जानवरों को खिला सकते हैं। ऐसे में आप नेपियर या हाथी घास जिसको कहते हैं, पारा घास है, गिनी घास है, इस तरीके के घास की आप खेती कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है जो वार्षिक होता है, जो 1 साल के लिए होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि मकई है, ज्वार है, बाजरा है, इस तरह का, तो उनको लगाइए। आप रोटेशन से जिसको कहते हैं चक्रानुसार आप लगाइए कि एक जगह आप लगा दीजिए बहुवार्षिक, एक जगह वार्षिक लगाइए। इन सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तभी आप सालों भर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके दुधारू पशु को हरा चारा उपलब्ध होगा। भले ही वो प्रचुर मात्रा में नहीं हो पावे लेकिन कम से कम कुछ न कुछ उपलब्धता उनकी बनी रहेगी। तो इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब आपसे ये भी जान लेंगे कि जिन किसान भाइयों के पास खेत ना हो वो क्या करें? किसान भाई, ऐसा है, आपके पास अगर खेत नहीं है तब तो जाहिर है कि आप उसे बाज़ार से ही खरीदेंगे, लेकिन आप सिर्फ खरीदना, जिनके पास खेत हो भी परेशानी उनके लिए भी है कि अगर आपने सही ढंग से अगर उसकी खेती नहीं की है हरे चारे की, या उतनी मात्रा में खेती नहीं की है कि सालों भर मिला रहे, तो भी ऐसे भी जब भी कुछ मौसम ऐसा होता है साल भर में
जबकि हरा चारा और हरे घास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। और अभी जैसे गर्मी है, अभी आपको घास भी नज़र नहीं आएगा, हरा चारे की तो क्या बात आप करते हैं। तो इस दिन के लिए आपको पहले से प्लानिंग करना होगा, योजना बनानी होगी, और जिस मौसम में हरे चारे की प्रचुरता होती है उस मौसम में आप जो भी हरा चारा उपलब्ध है उन हरे चारों को आप जानवरों को खिलाने के बाद जो बचता है, जो सरप्लस है, उस सरप्लस चारे को आप क्या कीजिएगा कि आप दो तरीक़ा से उनका संरक्षण भी कर सकते हैं। आप एक तो उनका साइलेज बना के रख सकते हैं, जिसे कहते हैं कि हरे चारे का अचार कहिए, वो बना के रख सकते हैं उस समय के लिए जबकि हरा चारा उपलब्ध नहीं हो, जैसे कि ये गर्मी है, चाहे नवंबर दिसंबर में उपलब्ध नहीं होता है। या नहीं तो आप उनकी नमी की मात्रा को कम करते हुए उसको, जैसे उसको हे कहते हैं, हे बना करके रख लीजिए, तो और उससे आप गर्मी में काम चलाइए। इसके अलावा भी अगर इसमें भी काम नहीं चलता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं आपके अगल बगल, खास करके हमारे प्रदेश में तो जंगल बहुत है, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जैसे कि पलास है, बकैन है, पाकुड़ है, ये सारे चीज़ों को का जो है वो पत्ता और उसकी कोमल तना, ये बहुत पौष्टिक होता है। इनको भी अगर आप खिलाइए तो कुछ न कुछ आप जो है सो उनको हरा चारा की उपलब्धता कराते रहिएगा और उनकी एक दूध उत्पादन में निरंतरता बनी रहेगी। अब साइलेज और हे बनाने में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर पौधे से, हर चारा से दोनों चीज़ नहीं बन सकता है। एक में शर्करा, शुगर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए साइलेज के लिए, उसमें जैसे मेज, ज्वार, बाजरा वगैरह आता है, और हे में वैसा दलहनी फसल आपको चाहिए, दलहनी चारा चाहिए जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, वो हे बनाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे कि आपको बरसीम हुआ, काउपी हुआ, ल्यूसर्न हुआ, लोबिया हुआ, इस तरह का। तो ये आपको सोचना है कि आप किस तरह से प्रबंधन का योजना बना करके सालों भर अपने जानवरों को आप दे सकते हैं, और इसके लिए आप कितना जानवर आपके पास है, कितना ज़मीन आपके पास है, इन सारी बातों का बैठ करके आपको आकलन करना होगा। तो आगे हम ये भी जान लें कि क्या और कोई वैकल्पिक व्यवस्था साथ साथ में है या फिर सावधानी ही बरतनी एक उपाय है? नहीं, हरा चारे का तो ऐसा है कि या तो आप उसका उत्पादन कीजिए, फसल लगाइए, बोइए और वो काटिए, खिलाइए, या नहीं तो जब वो उपलब्ध है या तो प्राकृतिक रूप से या आपके द्वारा सिंचित खेतों में उसको आप इस समय के लिए संरक्षित कीजिए कि जैसे गर्मी में आपको हरा चारा नहीं मिल रहा है तो आपको उसको संरक्षित करना पड़ेगा। यही दो उपाय है, और नहीं तो फिर अन्य जैसे कि मैंने बताया कि पेड़ के पत्ते हैं, तना है, और आप ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके घर में 4 भी पशु है तो आप सोचिए कि अपने घर के जो किचन का जो आपका जो है सब्जी का छिलका से आप उसका पेट भर दीजिएगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर दीजिएगा, वैसा नहीं है। आपको इसके लिए योजना बनानी ही होगी, प्रबंधन की योजना। हरे चारे के बारे में जो जानकारी दी गई है वो काफ़ी होगी आपके हरे चारे के प्रबंधन के लिए, तो आशा करती हूँ कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। जी हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी रही। लेकिन गंद्रू भाई, अब आप अगली जानकारी क्या देने वाले हैं और कहाँ देने वाले हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगी। हम अगली जानकारी जरूर देंगे, लेकिन कारू दादा हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो चले पहले कारू दादा के पास। बिल्कुल। आप भी चलिए किसान भाइयों हमारे साथ, आइए। हाँ दादा, जोहार 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 जोहार। अरे पानी भर रहे हैं? हाँ, पानी भर रहे हैं। वो जो मुर्गी है ना मेरा, हाँ। उसी के लिए पानी ले जा रहे हैं। अच्छा, अंडा देने वाली है ना। अच्छा, आपका मुर्गी अंडा देने वाला है? हाँ, अभी इस समय तो हमको देखभाल करना होगा, लेकिन ठीक है, ये तो बात है कि हमको देखभाल है, जितना हमको ज्ञान है उतना हम देखभाल कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन और भी विशेष तरीका से तो अभी के समय में उसका देखभाल करना जरूरी है। गर्मी में विशेष ख्याल रखना चाहिए। और जब हम पानी भर रहे तो यही सोच रहे थे कि ठीक है, हम इतना तो जानते हैं, और क्या चीज होगा अगर आ जाते आप लोग तो हमको कुछ बताते। ही सोच ही रहे थे कि आप लोग आ गए। चलिए, आपकी चिंता हम लोग दूर और हम लोग इसी विषय पर जानकारी भी देने जा रहे हैं कि अंडा देने वाली मुर्गियों की देखभाल हम कैसे करें। बिल्कुल। और इस विषय में जानकारी कौन दे रही है? हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद जी। तो आइए लेते हैं ये जानकारी। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई मुर्गी पाल रहे हैं, तो मुर्गियों के लिए आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ताकि उनकी मुर्गियाँ जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त हों? हाँ, मुर्गी पालन में एक आहार का बहुत ही महत्व है। अगर मुर्गी पालक जो भी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो अगर वो 1 रुपया खर्च अगर कर रहे हैं तो उसमें 70 पैसा जो है वो उनका दाना पर ही, यानी कि उनके भोजन पर ही खर्च हो रहा है। तो इसलिए भोजन वो जितना ही सस्ता बना सकें
जितना ही गुणवत्ता रखें भोजन में, तो उतना ही उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं या अंडे उत्पादन के लिए लेयर पालन कर रहे हैं, इन दोनों के लिए बाज़ार में रेडीमेड दाना भी उपलब्ध है और किसान भाई चाहें तो अपने से भी दाना बना सकते हैं। जो सामान उनके घर में उपलब्ध है और कुछ सामान उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मुख्य तौर पर मुर्गी के दाने में जो होता है वह है मकई का दर्रा, बादाम की खल्ली, गेहूं का चोकर, राइस पॉलिश जिसे कहते हैं चावल का छीलन, साथ में मछली का चूर्ण और खनिज लवण, ये मुख्य अवयव है जिनको मिलाकर के दाना बनाया जाता है। तो बाज़ार में जो दाना उपलब्ध है, तो ब्रॉयलर के लिए 3 प्रकार के दाना उपलब्ध हैं। जैसा कि जानते होंगे कि प्री स्टार्टर जो कि 14 दिनों तक खिलाया जाता है, और इसके बाद 15वें दिन से 28 दिन तक स्टार्टर दाना दिया जाता है, और 28 दिन से जब तक आप मुर्गियों को बेचते हैं तब तक फिनिशर दाना दिया जाता है। उसी प्रकार से अंडे देने वाली मुर्गियों में जो दाना का प्रयोग किया जाता है, तो वह शुरू में स्टार्टर दाना हम लोग प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पर 2 महीने तक चलेगा, क्योंकि एक अंडे देने वाले मुर्गी को कम से कम हमें 1.5 वर्ष तक रखना होता है, क्योंकि वो 5 से 6 सप्ताह बाद वो अंडा देना 5 से 6 महीने बाद वो अंडा देना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम 1 वर्ष उससे अंडा लेते हैं। तो यानी कि 1.5 वर्ष का उसका दाना की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुर्गियों में जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, उनमें पहले 2 महीना में हम स्टार्टर दाना देते हैं, और 2 महीने से 18 सप्ताह तक, यानी कि 9वें सप्ताह से लेकर के 18 सप्ताह तक ग्रोअर दाना दिया जाता है, और 18 सप्ताह के बाद से जब तक मुर्गियां अंडे देती हैं उन्हें लेयर दाना दिया जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, हम भी जानना चाहेंगे कि गर्मी के दिनों में खान पान पर ध्यान देना हर किसी के लिए जरूरी होता है, तो जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनके लिए गर्मी के दिनों में आहार व्यवस्था पर क्या कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, गर्मी के दिनों में मुर्गियों के खास तौर से अंडे देने वाली मुर्गियों में विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि मुर्गी के अंडे के छिलके जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं गर्मी के दिनों में। आपको अंडा का छिलका बहुत पतला हो जाता है। इसका कारण है कि चूँकि मुर्गियों में आप जो उनका शरीर के अंदर के उष्मा या गर्मी को निकालने का तरीका सिर्फ पैंटिंग, जो मुंह खोल करके सांस लेते हैं, उनके शरीर के ऊपर में कोई पसीना निकलने का कोई ग्रंथि नहीं है, जैसे मनुष्य में है कि आप पसीना निकाल लेते हैं, लेकिन मुर्गियां पसीना नहीं निकाल सकती हैं और उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे कि वो अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को निकाल सकें, सिवाय एक कि वो मुंह खोल करके सांस लेती हैं। आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में, जिससे क्या होता है कि इनके अंदर में कैल्शियम का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण अंडे के छिलके कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस अवस्था में आपको मुर्गियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक रखने की ज़रूरत है गर्मी के दिनों में। दूसरी बात यह ध्यान रखेंगे कि मुर्गियों में जो दाना आप खिलाते हैं वो आप दिन के समय में दाना को ना दें। मुर्गियों में ख़ास तौर से अंडे वाले देने वाली मुर्गियों में आप सुबह के समय में 10 बजे तक आप दाना दे दें और शाम में 5 बजे के बाद आप दाना दें। तो यह दाना देने से, क्योंकि दिन में भोजन लेने से क्या होता है, एक तो बाहर का तापमान अधिक होता है और भोजन खाने के बाद शरीर के अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसके कारण मुर्गियों में मृत्यु दर अधिक होने की संभावना है। इससे बचाव के लिए आप दाना का जो देने का समय है उसमें आप परिवर्तन करें और साथ में दाना में कैल्शियम के उचित मात्रा आप ज़रूर मिलाएं, अन्यथा वो अंडे आके छिलके कमज़ोर होंगे, जिससे टूटा हुआ अंडा आपको ज़्यादा आपके फार्म में मिलने लगेगा। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया कि गर्मी के दिनों में जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनकी आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप गर्मी के दिनों में अंडे देने वाली मुर्गियों की आहार व्यवस्था पर ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। खुश हम इतना जानते थे
अभी सुशील प्रसाद जी जो बताए थे हम इतना जान गए। हाँ। जब इतना जान गए तब मेरा अंडा इतना हो जाएगा है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर किसान भाइयों, अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों की देखभाल की आवश्यकता होती है। अगर आप उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो आप जो जैसा सोचते हैं कि भाई अगर देखभाल नहीं करें फिर भी हमें मुर्गियों से काफ़ी लाभ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ उस काम में लगिए, उसकी देखभाल कीजिए और उसका सही प्रबंधन कीजिए, तभी आपको उसका सही लाभ भी मिल पाएगा। कि हम जो जानकारी अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं उस जानकारी का लाभ वो अवश्य उठाते हैं, और तभी तो हमारा कार्यक्रम इतने चाव के साथ लोग देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप यूं ही हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और हम ढेर सारी जानकारी आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है आप सबों से विदा लेने का, क्योंकि हमें समय इजाज़त नहीं दे रही है। तो चलते चलते हम अपना पता आपको ज़रूर बता देंगे ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक ज़रूर लेकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम प्रदर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र राखी रोड रांची, संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।